पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि एनुबिस कह रहा होता है कि मैं जब तक चाहूँ यहाँ पे रह सकता हूँ, मुझे कोई भी चीज मार नहीं सकती। ये सुन के डील कहता है क्या सच में? तो फिर उस डिवाइन ऑब्जेक्ट का क्या, जो एक गॉड की तरह है, क्या वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता है? फिर वो ली से कहता है तुम भूले तो नहीं हो ना, जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम अपने साथ कुछ लेके आए थे। और फिर अचानक से ली के चेहरे पे खून के छींटे गिरते हैं। ये खून एनुबिस के बॉडी से निकल रहा होता है। एनुबिस कहता है ये क्या है? हम देख पाते हैं कि उसके हर्ट में एक छेद हो चुका है। इसके बाद बेहमीस और ली उस रोड को देखते हैं जिसके जरिए डील ने उस पे अटैक किया था। उस रोड में जेम के फ्रैगमेंट्स लगे हुए थे। ली हैरान होके कहता है आखिर तुमने उसके हर्ट के साथ क्या किया? बेहमीस गुस्से से उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है तुम एक नंबर के कमीने हो। जब मुझे पता चला कि उस लेटर में कुछ तो गड़बड़ है तो मैंने तुरंत किसी को उसे पैलेस में वापस लाने के लिए भेजा था, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो तुम्हारे पास पहुंच गया था। डील स्माइल करते हुए कहता है इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, मैं भला इसे अपने हाथों से कैसे जाने देता। फिर वो आगे कहता है मैं ये सब कुछ बहुत लंबे समय से प्रिपेयर कर रहा था। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि अली बाबा गॉड का बच्चा है। मुझे तब ये भी एहसास हुआ कि तुम गॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। जब तुम फील्ड को छोड़ के चले गए थे तब मैंने पिलर का स्विचिंग पैटर्न को बदल दिया था ताकि तुम्हारे कम्युनिकेशन में इंटरप्ट हो सके। फिर वो मेहमीस का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या मेरा गोल सिर्फ गॉड को मारना है? हाँ, पर पूरी तरह से नहीं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि उसके हाथों में कुछ टैटू की तरह ग्लो करने लगता है। तभी डील कहता है मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। ये सही समय है जब तुम तीनों एक ही जगह पे हो। तभी ली को एहसास होने लगता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जहाँ पे थे वहाँ पे एक सर्कल अपीयर हो चुका था। डील चिल्लाते हुए कहता है चलो अब तुम मुझे मार डालो, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। अब तुम इबीस के न्यू गॉड से मिलो जो जल्द ही यहाँ पे आने वाले हैं। इसके बाद हमें एक न्यू गॉड को दिखाया जाता है। डील चिल्लाते हुए कहता है मैं आपसे एक प्रेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उच्च स्वर्ग से नीचे उतरे ताकि आप इस नेशन को डिस्ट्रॉय कर सके जो कि गॉड पे भरोसा नहीं करता है। इसके अलावा एक नए डिवाइन किंगडम को स्टैब्लिश करने के लिए और आपके फेथ को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इवीस को अपने ब्लेसिंग्स दें। अपने प्रेयर को पूरा करने के लिए वो गॉड के सामने 3 ऑफरिंग रखता है। सबसे पहला ऑफरिंग था किंग का खून यानी कि मेहमीस का खून। दूसरा ऑफरिंग है एपोपीस का ब्लड यानी कि एनुबिस का ब्लड। थर्ड ऑफरिंग में वो अपनी एक आंख दे देता है। ऐसा करते ही वो सर्कल बहुत तेजी से ग्लो करने लगता है, पर कुछ सेकंड के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। वहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। वो सब लोग सोचने लगते हैं आखिर ये क्या था। डील पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्या ये सब कुछ किंग की ब्लड की वजह से हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके रगों में इम्पियर ब्लड दौड़ रहा है, या फिर मेरी रेड आई एपोपीस के आई के मुकाबले पावरफुल नहीं थी? आखिर क्या रीजन हो सकता है? तभी एनुबिस कहता है यहाँ पे कोई भी गॉड नहीं है, तुम किसी को भी समन नहीं कर सकते। चेतना के क्षेत्र में गॉड नहीं है, वो कब का मर चुके हैं। उनकी चेतना शक्ति अनेक लोगों में बिखर गई है, अब वो अस्तित्व में नहीं है। ये सुन के वो सब लोग हैरान में पड़ जाते हैं। डील कहता है जरा रुको, तुम तो एनुबिस हो ना? एनुबिस कहता है मैं तो बस एक भटकता हुआ आत्मा हूँ, अंधेरे में भटका हुआ, लुप्त होने को तैयार नहीं। मुझे बस एनुबिस की बची कुछ शक्ति मिल गई थी। मैं इस दुनिया में अपने असली नाम से प्रकट नहीं होना चाहता, मैं बस नाटक कर रहा था। मैं एक पिटीफुल क्रिएचर हूँ और कुछ नहीं। ये सुन के डील का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है। मेहमीस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनुबिस धीरे धीरे गायब हो रहा था, जिसकी वजह से ली और मेहमीस बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। एनुबिस उन्हें समझाता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे गॉड पे भरोसा नहीं था, पर मरने के बाद मैं एक्चुअली में एक गॉड बन गया। अगर मेरा अस्तित्व यहाँ पे खत्म हो जा रहा है तो यही मेरा फेट है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है एक्चुअली
मैंने झूठ कहा। मुझे फोर्स करके बुलाया नहीं गया था। मैं हमेशा से ये चाहता था। मैं हमेशा से इवीज को बचाना चाहता था। इस ऑब्सेशन की वजह से मैं फिर से यहाँ पे वापस आया, पर मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे बारे में पता चले, इसीलिए मैंने अपना नाम एनुवीज रख दिया। महमीज कहता है, तो फिर तुमने हमें ये सब कुछ शुरू से क्यों नहीं बताया? एनुवीज कहता है, तुम्हारे जिद्दी दिमाग को ये सब एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉसिबल था। मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या तुम्हें अभी भी याद है, मैंने तुम्हें भी रिप्लेस करने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे और मेरे बीच में बदलाव आ चुके थे। ये सुन के वो दोनों कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। तभी एनुवीज उनका कंधा पकड़ते हुए कहता है, गाइस, मैं तुम दोनों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये कहते ही एनुवीज का शक्ल आसमान में दिखाई देने लगता है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसका फेस भी चेंज होने लगता है। वो इतना बड़ा हो चुका था कि इवीज के लोग उसे आसमान में आसानी से देख पा रहे होते हैं। इवीज के लोग उसे एक गॉड की तरह समझ रहे थे। उसके सामने इवीज के सारे लोग झुकने लगते हैं। एनुवीज उन्हें कहता है, मैं हरमानुबीज हूँ। आज मैं इस जगह पर उतरा हूँ। मुझे ईश्वर के दूत ने बुलाया है, इवीज के राजा के आदेश पर। इसके बाद वो किंग महमीज और इवीज के लोगों के सामने कुछ डिक्लेयर करता है और इन द एंड वो ये भी कहता है कि इवीज के ऊपर उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी। इसके बाद एनुबीज के शरीर का ऊपरी परत धीरे धीरे छूटने लगता है। वो नहीं चाहता था कि उसके रूप को ली और महमीज देखे, इसीलिए वो उन्हें बिना देखे ही गुड बाय कह के जा रहा होता है। पर तभी ली उसके सामने आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत हैंडसम हो। हालांकि तुम्हारे चेहरे पे चोट का निशान है, पर मुझे पता है इस दुनिया में तुम्हें प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सुन के एनुबीज हैरान में पड़ जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, पहले मैं सोचता आ रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सबके भले के लिए था, पर सब कुछ उल्टा होने लगा। धीरे धीरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझसे छीनने लगी और जब एंड करीब आ गया था तब मुझे रियलाइज हुआ वो रास्ता जिस पे मैं चल रहा था वो एक खड़ी चट्टान थी। वहाँ पे कोई भी रियल चॉइसेस नहीं थी। पर अभी तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं भी अपनी एक दुनिया पाने का हकदार हूँ। फिर वो ली को थैंक्स कह के उसके सामने ही डिसअपियर हो जाता है। उसके डिसअपियर हो जाने से ली बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो सोच रहा होता है, ये सेकंड टाइम है, मैं कम्प्लीटली पावरलेस हूँ। अगर मैंने कुछ अच्छा किया होता, ये सब कह के उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पर तभी महमीज उसके आंखों को कवर करते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम विश्वासघात के निराशा में डूबे हुए हो। अब तुम्हें खुद पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। फिर वो नीचे झुकते हुए कहता है, आखिर तुमने गिव अप करना कब सीखा? फिर वो जमीन में पड़े हुए ब्लड और डील का आंख उठाते हुए कहता है, क्या तुम सच में इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करने वाले हो? फिर वो चिल्लाते हुए किसी को समन करने लगता है। ऐसा करते ही वो सर्कल ग्लो करता है। ली उसके करीब जाते हुए कहता है, मिमी संभल के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एनुबीज के ऊपर। वो सोच रहा होता है, तुम गधे हो, तुम अपने एक विश को पूरा करना चाहते हो ना, पर क्या तुम्हें लगता है कि किसी को समन करना इतना सिंपल है? इसके अलावा जो सोल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसे बने रहने के लिए तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो? फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, हालांकि मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं तो तुम्हारा अतीत का एक प्रीत हूँ। नई कहानियाँ उन लोगों के द्वारा जारी रहनी चाहिए जो अभी भी जिंदा है। वो गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कोई उसे कहता है, क्या तुम सच में इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिसपे एनुबीज इरिटेट होकर कहता है, ऑफ कोर्स मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल मैं महमीज हूँ। तभी वो अपने सामने ली का पेंडेंट देखता है और वो सोचने लगता है, ये क्या है? क्या ये लिसनर का एक क्रिएशन है? क्या ऐसा हो सकता है कि रियलिटी में मेरी जगह यहाँ पे है? फिर वो उस पेंडेंट की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचने लगता है, सच में वो सच में मिरेकल्स को बना सकता है। तो फिर चलो हम फाइनल एंडिंग को साथ में देख सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली और महमीज के ऊपर। अभी ली का पेंडेंट पूरी तरह से खिल चुका था और वो हवा में फ्लोट भी कर रहा था। ली कहता है, एनुबीज क्या ये तुम हो? इसके बाद स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है, जब वो एनुबीज पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, तब ली और महमीज उस फ्लोटिंग आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें वहाँ पे आइलैंड के चारों ओर मिस्ट में लिपटी हुई एक शहर मिला जो कि पूरी तरह से खंडर बन चुका था। ये उसकी दुनिया की मांगा सिटी थी। फिर उन्हें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले जो एनुबीज ने उनके लिए छोड़ दिया था। इवीज के डिस्ट्रक्शन के दौरान एनुबीज ने जो कुछ भी
एक्सपीरियंस किया था उसने वो सब कुछ पूरे डिटेल्स में इसमें लिखी थी। उसके टाइमलाइन के हिसाब से किंग ने मांगा सिटी से सारे चर्च को बाहर निकाल दिया था, पर वो अभी भी शैडो में छिपे हुए थे। उन लोगों ने लिसनर के कहे मुताबिक शटर को अपना पपेट किंग बना दिया। उस समय शटर फेरिस नहीं भागा था। उन्होंने नोबल्स को उकसाया और अत्याचारी के खिलाफ लोगों को भड़काना भी शुरू कर दिया था। वो सब लोग बहुत सारे दंगे भी करने लगे। इसी समय उन्होंने बाहरी ताकतों याजू और पोजी के साथ हाथ मिलाया ताकि मांगा शहर में घुसपैठ की जा सके और महल के ऊपर हमला किया जा सके। इस समय याजू अभी भी असुल्पा के नियंत्रण में था और नार्सिस अभी तक इतिहास के मंच पर प्रकट नहीं हुआ था। पर विक्ट्री के बाद याजू ने अपना एग्रीमेंट फाड़ दिया। वो अब हिंसक बन चुका था। उसने सिटी को जला दिया और सारे लोगों को मार डाला और सब कुछ लूटने के बाद उसने मांगा सिटी को आग में जलाकर बर्बाद कर दिया। इसके बाद नेबरिंग कंट्री भी इवीज के ऊपर बार बार हमला करने लगी ताकि वो इवीज को अपना बना सके। मरने के बाद भी एनुबीज साफ देख पा रहा था कि इवीज के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा से इवीज के साथ जुड़ी हुई थी। उन फाइल्स में एनुबीज ने रिलायबल सहयोगी का भी नाम उल्लेख किया था। उनमें से ज्यादातर लोग उस ट्रेनिंग कैंप के हिस्सा थे। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके ऊपर नजर रखनी चाहिए थी ताकि वो बाद में विद्रोह ना कर सके। वहाँ पे उसने डील के बारे में भी लिखा था, जो ईवी के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्दे के पीछे उसकी साजिश की वजह से उसके टाइमलाइन में ईवीज डिस्ट्रॉय हो गया था। सारे फाइल्स को पढ़ने के बाद ली सोचता है, ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ छुपी हुई बातें हैं जो एनुबीज को नहीं पता थी, लेकिन हमारी मदद के लिए ये काफी है। इसके अलावा हमने किसी को भी नहीं बताया कि एनुबीज पहले मेहमीस था, यहाँ तक कि उसने इसके बारे में ईवी और बी से भी नहीं कहा था गया। उन्हें बस इतना पता था कि गॉड जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वो वापस अपनी दुनिया चली गई। उस रात आइलैंड में जो कुछ भी हुआ था उसे हमेशा के लिए सीक्रेट रख दिया गया था। कुछ दिनों बाद वो फ्लोटिंग आइलैंड गायब हो गया। वो आइलैंड धूल में बदल गया, फिर बारिश के साथ मिलके नीचे नीलो नदी में मिल गया। कुछ दिनों के बाद वो आइलैंड डिसअपियर होने लगा और फिर एक दिन बारिश होने लगी। एक बच्ची अपनी मॉम से पूछती है, क्या ये गोल्डन रेन है? क्या ये गॉड की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है? उस दिन के बाद से ली हमेशा एनुबीज को पुकारता रहा, पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर भी उन्हें भरोसा था कि वो उसके साथ ही है। वो उसके साथ मिलके आगे फ्यूचर में जाएगा और उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वी के हाथों में एक बॉक्स थी, उसमें जेम हर्ट के फ्रैगमेंट्स थे। वी कहता है हम लोगों को इतने ही फ्रैगमेंट्स वहाँ पे मिले थे। ली कहता है इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ना इम्पॉसिबल है, इसीलिए तुम इसे अपने साथ सेफ रखो। वी कहता है हमने डील को बंदी बना के रखा है और हमने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, इसीलिए वो वहाँ से बच के नहीं निकल सकता। लेकिन ये देख कर कि वो कितना निराश है, मुझे लगता है कि वो भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। और फिर हम इन नए लोगों का क्या करेंगे? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सारे लोग थे जो कि स्पेशल ट्रेनिंग फील्ड में थे। उन लोगों को देखते हुए मेहमीस कहता है तुम्हें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उन्हें 2 महीनों तक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। तभी ईवी इरिटेट होकर कहता है जरा रुको, मेरे पास अभी तक कोई भी सबऑर्डिनेट क्यों नहीं है? मेहमीस कहता है तुम्हारे पास था, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ हो गया, इसीलिए तुम्हें ईवीज के गवर्नमेंट अफेयर्स अकेले ही संभालने होंगे। ये सुन के ईवी गुस्सा हो जाता है। तभी एक पर्सन ईवी को देखता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। वो तुरंत ईवी के पास चला जाता है। ईवी पूछता है तुम कौन हो? वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी? ये देख के वी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर कुछ गार्ड उसे रोकते हुए कहते हैं बॉस आप शांत हो जाइए। इसके बाद सीन मेमीज के ऊपर शिफ्ट होता है, जो अभी ली को देख रहा होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है ली मुझे वो नेकलेस दो। ली हैरान होके कहता है क्या? मेमीज गुस्से से कहता है तुमने मेरे सामने किसी और लड़के को पकड़ा है, तुम्हारे दिल में कोई और लड़का है, तुम मुझे उसे टच करने भी नहीं देते हो। मैं बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। ये सुन के ली हंसते हुए कहता है ठीक है ये तुम्हारा भी तो है, मुझे पता है तुम मुझे चीयर अप करना चाहते हो, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे सब लोग फैमिली की तरह जुड़ गए हैं, पर यहाँ पे एक पर्सन मिसिंग है। मैं मिस पेंडेंट की ओर इशारा करते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अभी भी यहाँ पे है। ली कहता है बात ऐसी है, अगर वो इस फॉर्म में नहीं रहता तो वो हमारे साथ इजीली फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहा होता। मेमीज कहता है तुम सही कह रहे हो, उसके डिवाइन पावर से हमें ज्यादा कुछ झेलना नहीं पड़ता। फिर वो ली के ऊपर लेट जाता है और कहता है जरा इसके बारे में गौर से सोचो, अगर हमने उसके डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल किया तो फिर एनुवीज के
एग्जिस्टेंस के बारे में सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर ईवीज के लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी मदद एक गॉड कर रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे? फिर वो ली को अपने करीब खींचते हुए कहता है, वैसे भी ये वर्ल्ड अब ह्यूमंस का है। अभी हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है और उसके बारे में जानना है और कुछ क्रिएट भी करना है, और ये सब कुछ हमें अपने दम पर ही करना होगा। जरा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, गॉड को आज नहीं तो कल तो जाना ही था, और उस समय ये स्पॉइल्ड लोग ईवीज को खतरे से कैसे बचा सकेंगे? फिर मेहमीस उसके नोज को टच करते हुए कहता है, तुमने मुझे वेजिटेबल्स उगाना सिखाया, तुम्हारे पास अभी एंडलेस सप्लाईज है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने हमारी मदद की, इन सारे लोगों को एकजुट करके। इधर हमें दिखाया जाता है कि वी ने उस पर्सन को सबक तो सिखा दिया था जिसने ईवी को कन्फेस किया था। मेहमीस आगे कहता है, जरा तुम्हारे चारों तरफ देखो, सब लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। अब से ये सब कुछ ह्यूमंस के ऊपर है, इसीलिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के ली हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझे स्पॉइल कर सकते हो। तभी ट्रेनिंग फील्ड से जो लोग आए हुए थे वो सब लोग अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं। एक पर्सन अपने कपड़े फाड़ते हुए कहता है, लॉर्ड जेंगली, तुमने हमें एक बड़ा सीक्रेट बताया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमें अपना मानते हो, इसीलिए हम लोग भी अपना सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। मेरे पीठ पीछे एक बर्थ मार्क है जो एक मशरूम की तरह दिखता है। ये देख के मेहमीस ली के आंखें कवर करते हुए कहता है, तुम लोग अपने कपड़े पहनो और यहाँ से दफा हो जाओ। उन लोगों के जाने के बाद मेहमीस कहता है, आखिर तुम्हारे अलावा मैं और किसको स्पॉइल कर सकता हूँ? मेरी आंखें हमेशा तुमसे ही चिपकी हुई रहती है। इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया कि तुम अभी भी फेट के बारे में चिंतित हो। एनोबिस ने कहा था कि उसका फेट ये है कि वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। फिर वो ली से कहता है, अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो एनोबिस की मृत्यु में 9 महीने से भी कम समय बचा है। फिर वो ली के करीब जाते हुए कहता है, जब तक हम इस 9 महीने की बाधा को पार कर लेंगे हम इसे हरा देंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? पर ली उससे कहता है, सब लोग यहाँ से चले गए हैं, अब तुम एक्टिंग करना बंद करो। मेहमीस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी एक्टिंग कर रहा हूँ? लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे अच्छी तरह से पोंछने की जरूरत है। इधर ईवी कुछ लोगों को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि कोर्ट अब डिसमिस हो चुकी है, तुम सब लोग बाहर जाओ। यहाँ पे ये सीजन 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।